मैं डॉक्टर के भोसले, MA MPhil PhD, विषय हिंदी। आज इसके पहले काव्य के स्वरूप के बारे में जो आचार्य है उनके लक्षण आपने देखे थे, तो उसके पश्चात उनका ही स्वरूप का, साहित्य का स्वरूप, उसके अंतर्गत जो विभाग 3 के अंतर्गत साहित्य का स्वरूप, इसके बारे में आप देख रहे हैं। और उसके अंतर्गत हिंदी आचार्यों के काव्य लक्षण, तो हिंदी आचार्यों के काव्य लक्षण के अंतर्गत जैसे संस्कृत के काव्य लक्षण हैं, उसी प्रकार हिंदी आचार्यों के काव्य लक्षण हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं तो हिंदी आचार्यों पर संस्कृत विद्वानों का प्रभाव दिखाई देता है। संस्कृत विद्वानों का प्रभाव होने के कारण संस्कृत आचार्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं काव्य के स्वरूप के बारे में, उनका कोई न कोई हिस्सा अथवा उनकी कोई न कोई बात इनके लक्षणों के अंतर्गत दिखाई देती है। इसलिए यहाँ हिंदी आचार्यों के अंतर्गत सबसे पहले आचार्य देव है। आचार्य देव, इनका ग्रंथ काव्य रसायन है। उन्होंने अपने परिभाषा के अंतर्गत अथवा काव्य लक्षण के अंतर्गत कह दिया है, शब्द जीवती अर्थमन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। इसके अंतर्गत उन्होंने अलग अलग शब्द को जीव माना है, अर्थ को मन माना है, रस को शरीर माना है, और इसमें वर्णिक और मात्रिक जो छंद है, छंद गति, ये जो अलंकार है, वो गंभीरता के व्यंजक इसके अंतर्गत माने गए हैं। यहाँ दूसरे जो विद्वान है आचार्य चिंतामणि, इनका ग्रंथ कवि कल्पतरु है। उन्होंने अपने परिभाषा के अंतर्गत अथवा काव्य लक्षण के अंतर्गत जो बात बताई है, उन्होंने कह दिया है, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वाली विभूत कहते सब कोई। तो इसके अंतर्गत उन्होंने 3 बातें बता दी है कि साहित्य अथवा काव्य गुण सहित होना चाहिए, साहित्य के अंतर्गत अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, और जो काव्य है वो दोष रहित होने की आवश्यकता है। और दोष रहित ऐसे जो शब्द है, वह दोष रहित अर्थपूर्ण जो शब्द है, उसे उन्होंने काव्य माना है। इस प्रकार यहाँ आचार्य चिंतामणि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तीसरे जो आचार्य है आचार्य श्रीपति ने जो काव्य सरोज यह ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार दसवा ताकू काव्य बखानिये श्रीपति परम सुजान। इन्होंने अपनी परिभाषा के अंतर्गत 3 बातें बताने का प्रयास किया है। यह कहते समय उन्होंने कह दिया है कि काव्य यह दोष रहित होने की आवश्यकता है। दूसरी बात उन्होंने कह दी है कि काव्य में गुण और अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ तीसरी बात कह दी है कि काव्य रस युक्त बनने की आवश्यकता है, कि जिसके माध्यम से अगर आपको साहित्य पढ़ते समय मनोरंजक नहीं लगा अथवा उसमें रस नहीं लगा, तो आप उस साहित्य को अलग करते हैं, इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहते। इसीलिए काव्य जो है वो दोष रहित गुण एवं अलंकार सहित रस युक्त रचना मानी गई है। इसी प्रकार आचार्य कुलपति मिश्र यह काव्य के बारे में कहते हैं कि काव्य अलौकिक आनंद की उत्पत्ति करता है, अथवा अलौकिक आनंद उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो साहित्य में हो सकती है। और ऐसे काव्य में शब्द और अर्थ जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। शब्द और अर्थ हो, गुण, दोष, अलंकार वगैरह जो बातें कह दी है कि यह संस्कृत के विद्वानों ने भी कह दी गई है। इसका मतलब
प्रत्येक विद्वान ने जो विचार व्यक्त किया है वह उसमें कई बातें समावेशक दिखाई देती है। और इसी प्रकार आचार्य सोमनाथ है, आचार्य भिकारीदास है, इन्होंने भी काव्य के बारे में अपने अपने विचार यहाँ व्यक्त करने की कोशिश की गई है। उसके पश्चात आधुनिक हिंदी विद्वानों के काव्य लक्षण हैं, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह सर्व परिचित है, वह समालोचक है और निबंधकार है। नहीं, समालोचक एवं निबंधकार के रूप में सबके सामने अनेक प्रसिद्ध इसी प्रकार के हैं। उन्होंने काव्य की जो परिभाषा बनाई है वह कहते हैं कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए वाणी जो विधान करती है उसके माध्यम से ही कविता का जो जन्म है होता रहता है। नहीं, इसका मतलब यह है कि कविता निर्माण कहां पर होती है, तो मुक्तावस्था में कविता निर्माण होती है। यहाँ काव्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो विचार व्यक्त कर दिए उसमें आत्मा और हृदय को महत्व दिया है। आत्मा भी मुक्त होना चाहिए और आत्मा जब उस अवस्था में पहुंचता है उसी समय यह ज्ञान की अथवा जो काव्य निर्माण की जो क्षमता है वो वहां पर होती है। उसी प्रकार यहाँ यह हृदय जो है, हृदय को उसके माध्यम से आपको आनंद मिलता है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी बात यहाँ पर व्यक्त की है। उसके पश्चात दूसरे हिंदी विद्वान है महादेवी वर्मा। जो यहाँ महादेवी वर्मा जी ने कह दिया है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। अर्थात यहाँ कविता के अंतर्गत देख लीजिए, कविता के अंतर्गत अथवा काव्य के अंतर्गत अनेक बातों के संबंध में विचार व्यक्त किया जाता है। और ये करते समय उन्होंने कह दिया है कि अपने हृदय में जो भाव है वह भाव जो आता है अथवा जो विचार आता है वही विचार आप किस में व्यक्त करते हैं, कविता में व्यक्त करते हैं। अगर आप उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि आप शांत बैठे हैं तो शांत जिस समय बैठे हैं उसी समय आपके मन में कोई विचार आता है और वही विचार ज्यादा समय तक रहा तो आप कहते हैं कि उसे शब्द रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता है। और जब आपके वाणी के द्वारा वागेंद्रियों द्वारा जब यह विचार शब्द के रूप में आता है तो उसी समय वह कविता बनती है अथवा काव्य बनता है। अर्थात महादेवी वर्मा जी ने कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण यह काव्य माना गया है। उन्होंने कह दिया है कि आपके हृदय में जो भाव होता है उसी प्रकार का भाव दूसरे के हृदय में उत्पन्न करने की क्षमता किसमें होती है, काव्य में होती है। आप देख लीजिए, कभी कभी मालिकाएं देखते हैं, कभी कभी फिल्म देखते हैं अथवा साहित्य पढ़ते हैं, तो साहित्य मालिका अथवा फिल्म देखते समय आपको लगता है कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार की घटना जो है वो घटना घटित होती है या हुई है, इस प्रकार लगता है। अर्थात यहाँ जो वैसे अपने मन में जो भाव है उसी प्रकार का भाव दूसरे के हृदय में आविर्भूत अथवा निर्माण करने की क्षमता यहाँ महादेवी वर्मा जी की दृष्टि से कविता में मानी गई है। इस जो अगले जो कवि है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कह दिया है कि काव्य क्या है, तो काव्य हृदय में अलौकिक आनंद उत्पन्न करता है एवं चमत्कार की सृष्टि करता रहता है। आप देख लीजिए, दिन भर अगर भोजन कर गए तो संध्या के समय आप क्या करते हैं, गीत वगैरह लगाकर आप अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। अर्थात यहाँ अलौकिक आनंद उत्पन्न करने की क्षमता अथवा चमत्कार निर्माण करने की क्षमता जो है वह काव्य में होती है। और इसी प्रकार श्याम सुंदर दास जी का विचार है। सुमित्रानंद पंत जी है, सुमित्रानंद पंत जी ने कह दिया है कि काव्य हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। प्रत्येक क्षण जो है अपने जीवन में आता है और उस क्षण में जो क्रिया होती है अथवा जो
विचार मन में आता है उन विचारों को वाणी देने का काम जो है वह काव्य करता रहता है। और इस प्रकार यह काव्य जो के माध्यम से अपने विचार यहाँ पर व्यक्त होते हैं। बाबू गुलाब राय जी ने अपने विचार व्यक्त करते समय कह दिया है, कविता संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान शुद्ध वैयक्तिक मानसिक प्रतिक्रिया है। और यह मानसिक प्रतिक्रियाओं को कल्पना के ढांचे में जो रखा जाता है और कल्पना के रूप में रखकर उसे एक प्रेम के रूप में अथवा एक श्रेष्ठता के रूप में उद्घाटित करने की जो क्षमता है वह कवि निर्माण करता है। और यहाँ वह प्रभावोत्पादक जो अभिव्यक्ति है, इसका मतलब काव्य में एक प्रत्येक व्यक्ति में अथवा सुनने वाले व्यक्ति में प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता, भाव उत्पन्न करने की क्षमता जो है वह काव्य में होती है। इस प्रकार डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी ने यहाँ पर व्यक्त की है। इसका मतलब उन्होंने यहाँ काव्य सबसे पहले जब तक व्यक्त नहीं होता तब तक वैयक्तिक होता है, और वही जब वाणी के द्वारा उद्घाटित होकर वाणी के द्वारा शब्द रूप में आकर जिस समय लिखा जाता है तो वह सामाजिक बनता है। इसका मतलब वैयक्तिक भाव ही सामाजिक यहाँ बनता रहता है। प्रभाव उत्पादकता अभिव्यक्त करने की क्षमता इसमें मानी गई है। उसके पश्चात पाश्चात्य विद्वानों के काव्य लक्षण, यहाँ संस्कृत विद्वानों के काव्य लक्षण देखे, हिंदी विद्वानों के काव्य लक्षण देखे, साथ ही साथ यहाँ जो आधुनिक हिंदी विद्वान है उनके काव्य लक्षण देखे। उसके पश्चात पाश्चात्य विद्वान, इसका मतलब संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य, इन तीनों ने अपने अपनी दृष्टि से काव्य का स्वरूप जो है व्यक्त करने का प्रयास यहाँ पर किया है। यहाँ अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजी काव्य लक्षणों को दो वर्ग में बांटा गया है, जिसमें एक है वस्तुपरक और दूसरा है यहाँ आत्म तत्वपरक। तो वस्तुपरक के अंतर्गत कई विद्वान आते हैं, प्लेटो, अरस्तु, ड्राइडन, जॉनसन, मैथ्यू, आर्नोल्ड। उसके पश्चात आत्म तत्व के अंतर्गत वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और शैली है। और इन सब विद्वानों के अंतर्गत या विद्वानों के माध्यम से जो विचार व्यक्त कर दिया है उसमें से कई चुने हुए विद्वानों को यहाँ पर लिया गया है। तो उसमें सबसे पहले एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतर्गत जो विचार है वो विचार यहाँ पर व्यक्त किया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो अंग्रेजी विश्वकोश है, और अंग्रेजी विश्वकोश के अंतर्गत जो विचार है पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, यानी कविता का कार्य क्या है। तो कविता का कार्य जो है वो एक कला निर्माण करना है, नहीं इसका मतलब आर्ट जो है वो कला है, नहीं इनकी दृष्टि से जो विचार है वो कला काव्य है ऐसा माना गया है। परंतु यह जो लक्षण है अस्पष्ट माने जाते हैं। इसका मतलब कला क्या है तो अस्पष्ट है। दूसरे जो विद्वान है पाश्चात्य ड्राइडन है, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, कविता क्या है तो वह एक संगीतमय रचना मानी गई है। यहाँ उन्होंने संगीत पक्ष को अथवा संगीत को इसके अंतर्गत महत्व दिया है। एक पक्ष संगीत का पक्ष इसके अंतर्गत व्यक्त होता है। तीसरे जो विद्वान है कॉलरिज, उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते समय कह दिया है पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, शब्द और यहाँ कविता इसके बारे में विचार व्यक्त कर दिया है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता माना जाता है। इसका मतलब शब्दों का चुनाव करते समय कविता निर्माण के लिए वह श्रेष्ठ शब्द अथवा ज्यादा से ज्यादा उत्तम ऐसे शब्दों का चुनाव यहाँ पर आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने कॉलरिज ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। वर्ड्सवर्थ ने कल्पना के स्थान पर भावना को महत्व दिया है। यहाँ देख लीजिए
कि जिस समय जैसे कहा जाता है कि मराठी में जो कहावत है, घर उड़ते आकाशी चित्ततीचे पिलापाशी, इसका मतलब यहाँ इसके अंतर्गत जो विचार व्यक्त कर दिया है, कल्पना को महत्व दिया है। नहीं, इसका मतलब यहाँ माँ कहीं भी हो तो माँ का लक्ष्य जो है वह अपने बच्चे के पास ही होता रहता है। तो कल्पना के स्थान पर भाव यहाँ महत्वपूर्ण है। कल्पना कुछ भी हो, कैसे भी हो, तो इस प्रकार उन्होंने पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स origin from emotions recollected in tranquility। अर्थात उन्होंने कह दिया है कि शांति के समय की गई उत्कट भावनाओं का सहज उद्रेक जो है वह कविता हो सकती है। आप एकांत में बैठे हैं और एकांत में जिस समय बैठे हैं तो उसी समय आपके मन में कोई, मस्तिष्क में कोई कल्पना आती है, तो मस्तिष्क में कल्पना आने के पश्चात जो विचार आपके मन में है तो वह विचार क्या होता है कि बाहर आने के लिए छटपटाता रहता है, और जिस समय वही विचार बाहर आने के लिए छटपटाता है तो उसी समय ये उद्रेक, जैसे कहा जाता है कि भूचाल होने के पूर्व, भूचाल जैसे यानी भूकंप जैसे ऊपर आना चाहता है, उसी प्रकार कविता जो है उत्कट भावना का उद्रेक जो है वह इसके अंतर्गत माना जाता है। तो वर्ड्सवर्थ ने कल्पना के स्थान पर भावना को महत्व दिया है। उसके पश्चात पांचवी जो है मैथ्यू आर्नोल्ड, उन्होंने कल्पना के स्थान पर जीवन और विचारात्मक व्याख्या को महत्व दिया है। यानी कल्पना को कौन माना है और जीवन और विचार महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में देख लीजिए, जिस समय मानव अपने जीवन का विचार करता है और जीवन के बारे में, जीना किस प्रकार चाहिए अथवा रहना, उनकी रहन सहन कैसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, परंतु उसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण क्या है, विचार भी महत्वपूर्ण है। जीवन और विचार को महत्व देते समय उन्होंने कह दिया है कि पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। जो कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना क्यों कह दिया है? आलोचना का मतलब है टीका, परीक्षण। तो क्यों कह दिया है कि जिस समय काव्य लिखते हैं तो काव्य किसका होता है? अपने जीवन का, अपने ही जीवन का में एकाध घटना जो घटित होती है उस घटना को ही उसके अंतर्गत व्यक्त किया जाता है। अब किसी भी कवि को देख लीजिए तो उन्होंने अपने जीवन में घटित घटना को भी इसके अंतर्गत व्यक्त किया है। आप महादेव वर्मा का उदाहरण अगर लेते हैं तो महादेव वर्मा जी ने अपने जीवन में जो सुख दुख आए हैं तो वही सुख दुख किसके अंतर्गत, कविता के अंतर्गत ही उद्घाटित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार मैथ्यू आर्नोल्ड जी ने कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना मानी है। निष्कर्ष रूप में अगर कह सकते हैं, संस्कृत विद्वानों के काव्य लक्षण देखे, हिंदी विद्वानों के काव्य लक्षण देखे, आधुनिक हिंदी विद्वानों के काव्य लक्षण देखे, पाश्चात्य विद्वानों के काव्य लक्षण देखे, तो उसके अंतर्गत यहाँ इन सभी विद्वानों ने मिलकर अथवा इन सभी विद्वानों की दृष्टि से काव्य का अंतरंग और काव्य का बहिरंग पक्ष जो है अथवा अंतरंग और बहिरंग तत्व पर विचार करते हुए काव्य की परिभाषा बनाने का प्रयास किया है अथवा काव्य का स्वरूप पर निश्चित करने का प्रयास किया है। और इस प्रकार यहाँ इसलिए आपको पहले कह दिया कि इसके अंतर्गत संस्कृत का जो प्रभाव है वो भारतीय हो या पाश्चात्य हो, हिंदी हो या पाश्चात्य, इन पर आपको दिखाई देता है। निष्कर्ष के रूप में यानी सार रूप में आप कह सकते हैं, हृदय और बुद्धि का सुंदर सामंजस्य जिसमें होता है वही काव्य है। इसके अंतर हृदय और बुद्धि यह महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार यहाँ काव्य लक्षण को आपने जो पहला टॉपिक है साहित्य का स्वरूप, साहित्य के स्वरूप के अंतर्गत जो लक्षण है वो यहाँ पर स्पष्ट होते हैं। धन्यवाद।